हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसमें हमने देखा था जिस भी सॉरी द्विघात बहुपद, उसमें हमने देखा था जिस भी बहुपद की घात 2 होती है वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। चलिए, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जल्दी से, और इसका पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। अच्छा, एक मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे। शायद हो सकता है आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो 1 मिनट वेट करेंगे आप सभी। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन आ गया है। 1 मिनट आप वेट करेंगे, शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। अच्छा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, है ना? द्विघात समीकरण पढ़ा था और त्रिघात समीकरण पढ़ा था। उसमें हमने ये देखे थे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं? जिनकी घात 2 होती है वह होता है द्विघात बहुपद। अच्छा, बहुपद पढ़े थे, समीकरण हम आज पढ़ेंगे। तो जिन भी बहुपदों की घात 2 होती है वह होते हैं हमारे द्विघात बहुपद, और जिन बहुपदों की घात 3 होती है वह होते हैं हमारे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यदि हम उदाहरण की बात करें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के, तो कौन कौन से उदाहरण हम देख सकते हैं? देखिए, अच्छा अभी आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। तो यदि मैं उदाहरण की बात करता हूं द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के, तो अच्छा रैखिक से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, रैखिक क्या होगा? रैखिक बहुपद जिस बहुपद की घात 1 होती है वह होता है हमारा रैखिक बहुपद। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही होगा बेटे, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा, एक बारी कमेंट करके बताइए, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा आ गई, ठीक है। चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कुछ कहना है क्या? आपने हैंड रेज किया है। चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, कुछ नहीं कहना है ना? ओके, तो चलिए, हम हमारे 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे। दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अच्छा, अब द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, और उससे भी पहले हमने एक देखा था पिछली से पिछली क्लास में, यानी कि 2 क्लास पहले, रैखिक बहुपद। तो ये हमारे बहुपदों के प्रकार होते हैं। रैखिक, एक होता है द्विघात, और एक होता है हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस भी बहुपद की घात 1 होती है वह होता है हमारा रैखिक बहुपद। उदाहरण के तौर पे यदि बात करें 2x + 1, तो यहाँ पे देखिए चर क्या है? x है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की भी घात कितनी होगी? 1 ही होगी। तो यह हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना? उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दो घात। तो जिस बहुपद की घात 2 होगी वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे बात करें तो इसी को यदि हमें द्विघात बहुपद में बदलना है तो मैं क्या करता हूं? x की घात 2 लगा देता हूं। अब देखिए यहाँ पर चर क्या है? x, इसकी अधिकतम घात क्या हो गई? 2 हो गई है, तो इसलिए हमारे बहुपद की घात भी 2 हो गई है, क्योंकि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात भी होती है। तो यहाँ पे बहुपद की घात 2 हो गई है, तो हम कहेंगे यह हमारा द्विघात बहुपद का उदाहरण हो गया है। त्रिघात बहुपद क्या होगा? जैसा नाम से पता लग रहा है, त्रि मतलब 3, घात मतलब घात। तो त्रिघात बहुपद होगा 3 घात वाला बहुपद। ठीक है ना? तो त्रिघात बहुपद में हम कहेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए आपको दिया गया है 2x की घात 3 + a। तो यहाँ पे चर क्या है? आपका x, और इसकी अधिकतम घात क्या है? 3। तो हम कह सकते हैं क्योंकि चर की अधिकतम घात 3 है इसलिए बहुपद की घात भी 3 होगी, और जब बहुपद की घात 3 है तो यह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुपद के प्रकार बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ प्रकार के क्वेश्चन और देखे थे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर x + 1 x - 2।
यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाता है कि इस बहुपद का प्रकार बताइए, किस प्रकार का बहुपद है। तो हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, वैसे ये क्वेश्चन आपको पता है, पहले करा दिया गया है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे भी चर x जो है उसकी अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे भी जो चर x है उसकी अधिकतम घात 1 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी, यह रैखिक बहुपद होगा। लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसमें अभी हमारे पास क्या फाइनल बीजीय व्यंजक या फिर फाइनल बहुपद है क्या? नहीं है फाइनल बहुपद, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा करना बाकी है। तो हम पहले इनका गुणा करेंगे, फाइनल बहुपद निकालेंगे, उसके बाद उसमें देखकर बताएंगे कि किस प्रकार का यह बहुपद होगा। उसमें हम घात देखेंगे फाइनल बहुपद में, उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार का यह बहुपद होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुपदों के प्रकार बता सकते हैं। चलिए, यह तो थी कहानी बहुपदों की। उसके बाद हम आगे चलते हैं समीकरण पर। अब समीकरण क्या होते हैं या फिर इक्वेशन क्या होती है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण क्या होता है? एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए दो व्यंजक हैं, x+2 एक व्यंजक है जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान करना है, बीजीय व्यंजक क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर है, ठीक है। तो x+2 हो गया और एक हमारा 0 हो गया। आपको ध्यान हो तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी अंकगणितीय व्यंजक से, जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, चर नहीं होता है, वह कहलाता है अंकगणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे क्या है, एक व्यंजक हो गया 0, एक दूसरा व्यंजक हो गया x+2। तो इन दोनों की समानता को दर्शाता है एक समीकरण। यानी कि ये जो बीच में बराबर का चिन्ह लगा है ना, यह बराबर का चिन्ह क्या बता रहा है कि यह जो व्यंजक है यह इस व्यंजक के बराबर है, इसलिए बीच में बराबर का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताने के लिए एक तराजू कह लीजिए, ठीक है, या फिर बैलेंस बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये बराबर का चिन्ह क्या दर्शाता है कि x+2 और 0 ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए आप दोनों का लेवल देख सकते हैं, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। तराजू पे दोनों चीजों का दो पलड़े होते हैं तराजू के, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है, इस तरीके से चलता है तराजू। लेकिन दोनों बराबर में कब आते हैं? जबकि दोनों साइड बिल्कुल बराबर मात्रा में या फिर बराबर वेट में चीज रखी हो। तो यहाँ पे ये जो तराजू है इसका लेवल कैसा है? इसका लेवल भी बिल्कुल सेम है ना, ये दोनों ही आप पलड़े देख सकते हैं, ये दोनों ही पलड़े बिल्कुल बराबर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि x+2 और 0 दोनों बराबर हैं। और तो यही यह बताता भी है जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है कि x+2 बराबर 0 जो है वह इन दोनों बीजीय व्यंजक x+2 की और 0 की इनकी समानता को या फिर यह दर्शा रहा है कि यह दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सर ये हम पहचानेंगे कैसे कि एक समीकरण होता क्या है? समीकरण को पहचानने का सबसे आसान तरीका जो है कि उसमें बराबर का चिन्ह होगा, जभी तो वह बराबर को दर्शा पाएगा जब बराबर का चिन्ह होगा। तो यह जो चिन्ह है आपका बराबर का, यह यदि आपको कहीं पर भी मिल जाता है तो आप कहेंगे कि वह एक समीकरण है, ठीक है ना। अब समीकरण जो है या फिर जो बराबर का चिन्ह है, यह हमारे पूरे समीकरण को दो भागों में बांटता है, ठीक है। यह जो बराबर का चिन्ह है यह हमारे समीकरण को दो भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग हैं? एक है बराबर के बाएं पक्ष वाला या फिर लेफ्ट साइड में जो भाग है, एक है बराबर के दाएं पक्ष में यानी कि राइट साइड में जो भाग है। तो जो बाएं साइड है, लेफ्ट साइड में है, उसे हम कहते हैं बायां पक्ष। उसे क्या कहते हैं? बायां पक्ष, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और जो दाईं तरफ पक्ष है इसे हम कहते हैं दायां पक्ष। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। और अच्छा, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, ये पहला पहला अक्षर यदि ले लें, लेफ्ट से एल ले लिया, हैंड से एच ले लिया, साइड से एस ले लिया, तो बायां पक्ष बन जाता है LHS। ऐसे ही राइट हैंड साइड से राइट से आर ले लिया, हैंड से एच ले लिया, साइड से एस ले लिया, तो ये बन जाएगा RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड को RHS बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। जो भी बराबर के बाएं में स्थित है वो बायां, जो बराबर के दाएं में स्थित है वह दायां पक्ष। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे, इसमें मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं, चलिए। x-2 बराबर 5-y, आपसे कहा जाए कि समीकरण, पहले तो ये बताइए क्या यह समीकरण है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमें बराबर का चिन्ह दिख रहा है, तो इसका मतलब यह समीकरण तो है।
उसके बाद हम क्या कहेंगे कि क्या कि इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बताइए। तो जो बाई साइड में है, लेफ्ट साइड में है, बराबर के जो लेफ्ट साइड में है x-2, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता वह पूरा ही बायां पक्ष होता। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की तो वह है x-2। यदि मैं बात करूं राइट हैंड साइड की, दाएं पक्ष की, तो दायां पक्ष या फिर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी 5-5। ठीक है, तो ये होंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलिए, इसके बाद हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज देखते हैं जो बच्चों को काफी कंफ्यूजन में रखती है कि सर आखिर इनमें फर्क क्या हुआ। चलिए, बीजीय व्यंजक में हमें फर्क समझ में आया। बीजीय व्यंजक बहुपद कब होते हैं, जबकि बीजीय व्यंजक के जो चर हैं उनकी घात यदि सभी पूर्ण संख्या है तो आपका बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण भी दिया गया है, मान लीजिए अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे चर है, तो जिस भी व्यंजक में चर होगा वह हमारा बीजीय व्यंजक होगा ही होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, क्या इसमें चर है, क्या बिल्कुल चर है एक्स, तो यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं तो वह कहलाता है बहुपद। अब यहाँ पे देखिए क्या उदाहरण दिया गया है, x+2, चर क्या है, x है, इसकी घात कितनी है, 1 है। क्या एक एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, तो फिर यह हमारा बहुपद भी होगा। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि चलिए बताइए अंडर रूट एक्स, क्या यह एक बहुपद है क्या, तो एक्स के ऊपर वर्गमूल है, ये जो अंडर रूट लगा है इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल का, वर्गमूल का मतलब पता है आपको, होता है घात 1/2। तो एक्स की घात कितनी होगी, 1/2 होगी। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह अंडर रूट एक्स एक बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, जबकि x+2 आपका एक बहुपद है। अब बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है, या फिर समीकरण इन दोनों से ही कैसे अलग है, तो समीकरण में एक बराबर का चिन्ह आ जाता है और दूसरी तरफ भी एक पक्ष आ जाता है। जो बराबर के हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं या फिर दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण को कैसे अलग करता है, समीकरण में एक बराबर का चिन्ह होता है और दूसरी दूसरी जो आपकी चीज जो डिफरेंस क्रिएट करती है या फिर जो अलग करती है वह क्या है, कि इन दोनों में यदि आप ध्यान से देखेंगे बीजीय व्यंजक और बहुपद में, तो इनमें केवल एक ही पक्ष है, जबकि समीकरण में दो पक्ष हो जाते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको अलग अलग रखनी है, मिक्स नहीं करनी है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। अभी बस यही बताया गया है समीकरण क्या है, जिसमें बराबर का चिन्ह हो वह समीकरण है। बहुपद क्या है, जिसमें चर की सभी घातें पूर्ण संख्या हो वह बहुपद है। बीजीय व्यंजक क्या है, जहां पे भी चर आ गया है वह बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा। बेटा सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। बहुपद का बताना एक बार। अच्छा बेटा, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है ना, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है। क्यों बेटा, पहले कारण बताइए, क्लास लेट क्यों ज्वाइन हुई है। सर एक्सरसाइज ही कर रहे थे, फोन में भूल गए थे। अच्छा, फोन को भूल ही गए थे। अच्छा बेटा देखिए, आपकी क्लासेस डेली होती हैं 7 बजे तक। ठीक है, हमारे पास आपको पता है समय थोड़ा सा कम होता है, तो प्लीज आप सभी बच्चे समय से जुड़ा करें। बीजीय व्यंजक क्या होता है। अच्छा चलिए आप बताइए, बीजीय व्यंजक और बहुपद ये तो हमने पढ़े हुए हैं। चलिए आप बताइए, बीजीय व्यंजक और बहुपद इन दोनों में क्या फर्क होता है। ये तो हमने पढ़े हुए हैं बेटा, बीजीय व्यंजक भी और बहुपद भी। अच्छा बहुपद बताइए, चलिए क्या होता है। यही तो पूछा था। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है बेटा, जिस भी व्यंजक में या फिर कहीं पर भी यदि आपका चर आ जाता है तो वह बीजीय व्यंजक होगा। जैसे अंडर रूट एक्स लिखा है, इसमें चर क्या है, इसमें चर है एक्स, यानी कि चर तो है, तो यह बीजीय व्यंजक तो है। बहुपद क्या होता है, यदि चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होती है, चर की सभी घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण है x+2, इसमें चर क्या है x, इसकी घात कितनी है 1। क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद भी है। ठीक है, फिर तीसरी चीज आती है समीकरण। यदि किसी व्यंजक में
बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वह समीकरण होगा। क्या इसमें बराबर का चिन्ह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो यह समीकरण है। यह डिफरेंस है तीनों में। आया समझ? आया क्या मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है? ठीक। चलिए, समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन 65 सॉल्व कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको तो आंसर करना है। क्वेश्चन 65, क्या x+2 = 4 एक समीकरण है? क्या x+2 = 4 एक समीकरण है? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और इसको कोई भी बच्चा आंसर गलत नहीं करेगा। हाँ जी, अभी मानू की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए बेटा। कुछ कहना है क्या आपको? आपने एड्रेस किया है? ठीक है, कुछ नहीं कहना है। बाकी के सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 बच्चों के आंसर बाकी हैं। आंसर हर एक बच्चे को करना है बेटा। अच्छा, मैंने आज लिस्ट दिखाई थी, मैं एक बारी अभी दोबारा दिखा दूंगा। काफी बच्चे जुड़ गए हैं, तो कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं, उनको भी दिखाई जाएगी लिस्ट। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और ये अब हम हर क्लास में किया करेंगे। जो भी बच्चे लेट जुड़ते हैं उनकी भी लिस्ट दिखाई जाया करेगी, और जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं उनकी भी लिस्ट दिखाई जाया करेगी। अच्छा, अब आंसर करने से ऐसा मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर करना ही है, भले ही नहीं आता हो तुक्का लगा दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन कम से कम ऐसा भी नहीं है ना कि आप सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनमें से किसी का भी आंसर ही नहीं आए, तो फिर आप डाउट पूछिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी भी। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स। चलिए, अच्छा, किस बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है? चलिए एक बार कमेंट में लिखकर बताएं जल्दी से। सारी क्लास का आंसर गलत है, केवल एक बच्चे का आंसर सही है, ऑप्शन बी। किस बच्चे ने किया है, एक बार बताएंगे? आपने किया है क्या? बालवीर की आईडी से स्टूडेंट है, पोल में किसने किया है? पोल में आप ही ने किया है क्या, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है? ठीक है। अच्छा, कैसे आया बेटा बी, एक बार बताएंगे सारी क्लास को? जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बताइए, बी कैसे आया? अच्छा, जल्दी से बताइए बेटा। x+2 = 0। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक बार अनम्यूट कीजिए। एक बार अनम्यूट करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या x+2 = 4 जो यह दिया गया है यह एक समीकरण है या फिर नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताया गया था कि समीकरण क्या होता है। कहीं पर भी यदि आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए तो वह समीकरण है, यदि कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो वह समीकरण नहीं है, ठीक है। क्या यह यहाँ पे कहीं भी बराबर का चिन्ह दिख रहा है क्या आपको? x+2 = 4 में क्या इसमें कहीं भी आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, यह रहा बराबर का चिन्ह। तो क्या यह समीकरण होगा? बिल्कुल यह समीकरण होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या पूछा गया है हमें, क्या दिया गया है, क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन ए, हाँ जी, यह बिल्कुल एक समीकरण है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 66, क्वेश्चन नंबर 66, 66, इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 का।
सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। 3 बच्चे हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ओके, 2 स्टूडेंट्स। बहुत आसान टॉपिक्स हैं बेटा, इससे आसान टॉपिक्स नहीं हो सकते। आप प्लीज सभी बच्चे आंसर करें। 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, जिस 2 बच्चों ने जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है, कमेंट में आंसर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए, फिर से किसी एक बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है। किस बच्चे ने किया है, ईमानदारी से बताएंगे। ईमानदारी से बताइए, किस बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है। अच्छा हाँ, मुझे पता ही था कि शायद कोई भी बच्चा नहीं बताएगा, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में झूठ बोला था। ठीक है, तो बेटा देखिए, क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना है समीकरण क्या है। समीकरण की बहुत ही आपको सिंपल सी पहचान बताई गई है, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या ऑप्शन बी में कहीं भी आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है क्या? वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, इसमें बराबर का चिन्ह कहां पर है? कहीं पर है ही नहीं। तो ये कैसे हो जाएगा समीकरण? यह समीकरण नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बराबर का चिन्ह? केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन 67। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्या आपको बताया गया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और सही से आंसर करें, और सभी बच्चे आंसर करें। अच्छा, जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, मैंने बता दिया है आपको, हर क्लास में लिस्ट दिखाया जाया करेगी। ठीक है, अभी इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के बाद आपको लिस्ट दिखाएंगे, पिछली क्लास में किस किस बच्चे ने बिल्कुल भी आंसर नहीं किए थे, या फिर ज्यादातर आंसर गलत किए थे, उनको भी देखेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, हमें क्या पूछा गया है, निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। समीकरण क्या होता है? जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। तो किसमें बराबर का चिन्ह है? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है, जिसमें केवल बराबर का चिन्ह है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। किसी भी और ऑप्शन में बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए कोई भी समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया है ऑप्शन सी। चलिए, अच्छा ये तो हमने अभी पढ़ ही लिए हैं, समीकरण के भी प्रकार क्या होते हैं, चलिए इनको भी देखते हैं। हाँ बेटा, सी आंसर है, सी आंसर है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन की है, एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा, जो भी रीजन है, हो सकता है आपका कोई जेन्युइन रीजन हो। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। देखिए, आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, आपको 7 बजे तक बेटा जुड़ जाना है सभी को।
ठीक है ना। चलिए तो देखिए हमने जैसे अभी क्या पढ़ा, समीकरण क्या होता है, उससे पहले हमने पढ़े थे बहुपद और बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार हमने कौन से देखे थे, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। ये तीन ही प्रकार के बहुपद होते थे। इनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, रैखिक बहुपद में हमने पढ़ा था कि जिस बहुपद की घात एक होती है, यानी कि चर की अधिकतम घात यदि किसी में एक है तो वह रैखिक बहुपद होगा। सेम उसी प्रकार से बस यहाँ पे बहुपद की जगह समीकरण आ गया है। तो जिस भी समीकरण में यदि आपके चर की घात एक है तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए x माइनस एक बराबर 0। सबसे पहले चेक करें क्या यह समीकरण है, क्या बराबर का चिन्ह है, बिल्कुल यह एक समीकरण तो है। उसके बाद चर क्या है x, उसकी अधिकतम घात क्या है 1। तो यहाँ पे क्या यह हमारा रैखिक समीकरण होगा, बिल्कुल यह हमारा रैखिक समीकरण होगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद की परिभाषा क्या होती थी, जिस बहुपद की घात दो होगी वह द्विघात होगा। नाम से ही पता लग रहा है ना, द्विघात मतलब दो घात। यहाँ पे यदि आप इसको अलग अलग करेंगे तो द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात। तो जिस बहुपद की घात दो होती थी उसे हम द्विघात बहुपद कहते थे। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, समीकरण की। तो कैसे कहेंगे, जिस समीकरण में चर की घात दो है या फिर जिस समीकरण की घात दो है वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए यह समीकरण दिया गया है, कैसे पता लगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हमारा समीकरण तो है। ठीक है। अच्छा, बराबर के आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, पीछे चाहे कुछ भी लिखा हो, यानी कि दाएं पक्ष में कुछ भी हो बाएं पक्ष में कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस यह मतलब है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए तो वह समीकरण होगा, चाहे और कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो द्विघात समीकरण है, कैसे पता लगा, समीकरण का सबसे पहले पता लगा लिया क्योंकि बराबर का चिन्ह है। द्विघात का कैसे पता लगा, क्योंकि चर जो है x, उसकी अधिकतम घात दो है। सेम ऐसे ही त्रिघात समीकरण का समीकरण है क्योंकि बराबर का चिन्ह है और चर जो है x, उसकी अधिकतम घात 3 है। तो यह हमारा त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है ना। तो यह रहे आपके समीकरण के प्रकार। क्या सभी को समझ में आए क्या। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया वो जल्दी से n लिखे। जिस भी बच्चे को डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, वो जल्दी से n लिखे। अच्छा, ये y मत लिखिए चाहे आप। ठीक है, जिसको भी डाउट है वो n लिख सकता है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताया गया है समीकरण के प्रकार, जैसा हमने वो पढ़ा था ना। हाँ जी मैंने, अच्छा, अभी मानू के आईडी से जो स्टूडेंट है ना, हाँ जी, आपको काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये करवा तो दिया गया है। वो हमने पढ़े थे बहुपद के प्रकार, वो हमने पढ़े थे बहुपद के प्रकार, यह है समीकरण के प्रकार। अब आप कहेंगे कि सर बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है, बहुपद अलग होता है, समीकरण अलग होता है। हालांकि प्रकार इनके एक ही तरह के हैं। बहुपद के भी ये तीनों ही प्रकार थे, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। समीकरण के भी ये तीनों ही प्रकार हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात समीकरण। ठीक है। देखिए यदि मैं बात करूं ना कहीं पे रैखिक बहुपद की, यदि मुझसे कहा जाए रैखिक बहुपद का उदाहरण बताइए तो क्या होगा, x प्लस दो, यह एक रैखिक बहुपद का उदाहरण होगा। अच्छा, इसको बराबर को हटा के कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, तो यह रैखिक बहुपद होगा x प्लस दो। अच्छा, एक चर वाले समीकरण भी हमने नहीं पढ़े। अभी मानो कि आईडी से जो स्टूडेंट है ना बेटा, वो भी हमने एक चर वाले बहुपद पढ़े थे। समीकरण तो हमने पढ़ना ही अभी शुरू किया है। तो समीकरण के जो कुछ कुछ टॉपिक है ना वो बहुपद के जैसे ही है। जैसे एक चर वाले बहुपद पढ़े थे तो यहाँ एक चर वाले समीकरण पढ़ेंगे। पहले हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे तीन, तो अब समीकरण के प्रकार पढ़े हैं तीन, सेम ऐसे ही। तो रैखिक बहुपद तो यह हो गया x प्लस दो। कैसे पता लगा बहुपद है, क्योंकि कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं है, चर जो है x, उसकी सभी घातें पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह एक बहुपद है। ठीक है। और रैखिक है क्योंकि चर की घात एक है, x की घात। अब मुझे लिखना है रैखिक समीकरण का उदाहरण। रैखिक समीकरण का उदाहरण, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस दो बराबर, यहां पे चाहे कुछ भी लिख दीजिए, अभी के लिए 0 लिख देते हैं। तो यह अब हमारा समीकरण बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ गया और इसके दो पक्ष आ गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यह रैखिक समीकरण है। और ऊपर वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं है, केवल एक ही पक्ष है।
तो मैं यही आपको समझाने की बात कर रहा हूं, यह हमने पहले पढ़ा है और इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। समीकरण को अभी पढ़ रहे हैं, बहुपद हमने पहले पढ़ा है। ठीक है ना, यह डिफरेंस है बेटा दोनों में। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको अभी अंतर भी पता लग गया होगा, थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए हमने जल्दी से खत्म किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी में उदाहरण, यदि मैं सभी में बात करूं उदाहरण की, तो प्रकार सेम ही है, बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो, बस यह तीनों चीज लगा दी, जिससे कि बहुपद समीकरण बन गए हैं, और कुछ भी नहीं है। यदि आपसे पूछा जाता है इन रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद के उदाहरण बताइए, तो बराबर जीरो को काट दें, यदि हम इसको इस तरीके से लिख दें, तो यह क्या बन गए हैं, यह हमारे बहुपद बन गए हैं, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स की घात 3 माइनस वन। ठीक है, और अभी ये क्या हो गए हैं, अभी ये हमारे समीकरण हो गए हैं। क्या क्लियर हुआ सभी बच्चों को? जल्दी से y और n लिख कर बताएंगे। अच्छा, n लिख दीजिए यदि किसी को भी डाउट है तो। और डाउट बेटा, हाँ जैसे आप अभी पूछ रहे हैं ना, आपके जो भी डाउट है आप खुलकर पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको समझ में आया क्या, आपको क्लियर हुआ? ईमानदारी से बता दीजिए, या फिर कोई और डाउट है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई बेटा अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यदि क्लियर हो गया है तो वाई लिखेंगे, नहीं हुआ है कुछ और भी डाउट है तो एन लिखेंगे जल्दी से। रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, मेन तो यह है कि आपको बहुपद और समीकरण इन दोनों में फर्क करना आना चाहिए, देखते ही पता लगना चाहिए बहुपद है या समीकरण है। आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए यह समझ में आ गया, तो बेटा हाँ जी, यह आपकी पिछली क्लास का रिजल्ट है। हो सकता है जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको नहीं दिखा हो, तो देखिए सभी बच्चों का रिजल्ट ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। बहुत अच्छा, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इनफैक्ट और अच्छी मेहनत करिए। ठीक है ना, कुछ बच्चों के मैं नाम लेना चाहूंगा, बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए जो अर्जुन नागर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। अच्छा, इसमें मतलब क्या है? ग्रीन कलर जो है उसका मतलब है राइट आंसर, सही उत्तर। लिख देता हूं राइट आंसर। जो रेड कलर है उसका मतलब है रॉन्ग आंसर, और जो येलो कलर है उसका मतलब है नो आंसर। अच्छा देखिए, अब हो सकता है इसमें है ना, जो भी आपने पोल सेक्शन में उत्तर किए हैं केवल वही उत्तर लिखे गए हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने कमेंट में किए हो और यहाँ पे उसका येलो दिखा रहा है, यानी कि उसने उत्तर नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पोल में आंसर कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो अर्जुन नागर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं किए हैं, इसलिए येलो कलर है। ठीक है, हो सकता है आप लेट जुड़े हो, तो ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करनी है पोल सेक्शन में। एक और स्टूडेंट है आनंद देहराज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं किए हैं, 2 के गलत किए हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और तो लगभग लगभग सभी बच्चों के ठीक है ना? कुछ कुछ आपको कोशिश यह करनी है कि यह पूरा ग्रीन दिखना चाहिए, कहीं भी इसमें कोई भी रेड नहीं होना चाहिए, कोई भी येलो नहीं होना चाहिए, सभी आपके ग्रीन होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप भी थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन सही थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी और मेहनत करनी है। ठीक है, अच्छा मेहनत तो सभी को ही करनी है, कुछ बच्चों के नाम लिए हैं बस मैंने। ठीक है, आपका नाम नहीं है इसमें, आप पिछले क्लास में थे क्या? सभी बच्चों के नाम होंगे बेटा इसमें। चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, इसमें सभी बच्चों के नाम होंगे। अच्छा नहीं है तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा। ठीक है ना, अच्छा यह तो थी आपकी रिजल्ट की बात। ठीक है ना, तो बेटा जो भी बच्चे आंसर नहीं करते हैं प्लीज आप आंसर किया करें। ठीक है, और कोशिश करें सही आंसर करें, ऐसा भी नहीं कुछ भी आंसर कर दिया तुक्का लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, अच्छा जिसके हैं काफी बच्चे ऐसे हैं, जैसे शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, रविंद्र बागरी की आईडी से,
विजेंदर सिंह की आईडी से, ओम प्रकाश बोडवाल की आईडी से, अभिमानु की आईडी से। काफी बच्चों के सारे आंसर सही हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और दिखानी थी, एक मिनट। तो मैं यह देखना चाह रहा था कि कौन कौन बच्चे लेट जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट भी बेटा मेरे पास है। तो प्लीज आप सभी बच्चे है ना थोड़ा सा समय से जुड़ा करें। मैं नाम बता देता हूं, जो भी बच्चे थोड़ा सा या फिर ज्यादा लेट जुड़ते हैं, पिछली क्लास में जो बच्चे ज्यादा लेट जुड़े थे। ठीक है। आनंद देहराज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप प्लीज थोड़ा समय से जुड़ा करें। ठीक है ना। उसके बाद केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप भी थोड़ा सा लेट जुड़े थे पिछली क्लास में। मनोज कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, किस्मत कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप काफी लेट जुड़े थे। अर्जुन नागर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, और राहुल तिहाल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये जो बच्चे हैं बेटा, आप थोड़ा, कुछ बच्चे इनमें से लगभग 8-10 मिनट लेट जुड़े थे। जो बच्चे बहुत लेट जुड़े हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। आनंद देहराज की आईडी से जो स्टूडेंट है। यार स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही किसी को। अच्छा हाँ, स्क्रीन अभी मैं केवल नाम लेकर ही बता रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिखाई देगी आपको। ठीक है, एक मिनट बस, अभी मैं आपको केवल नाम लेकर ही बता रहा हूँ। तो ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टाइम पे जुड़ेंगे जिनके भी नाम लिए गए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो हम अभी अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्लास चालू करते हैं। ठीक है, अभी दिख रही है क्या सबको? अभी दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है ना? ओके। अच्छा, ये बस इसलिए बताया गया है बेटा, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ बच्चों को लगता है कि हम लेट भी जाएंगे, अटेंडेंस मिल जाएगी, सर को पता ही नहीं लगेगा। तो देखिए, सारी चीजें पता होती हैं मुझको। ठीक है ना, किस बच्चे ने क्या आंसर किया है, कब आंसर किया है, कौन बच्चा कब जुड़ रहा है क्लास में, और इनफैक्ट कब क्लास से जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ बेटा, एक बारी मैं देख लूंगा इसमें आपका नाम क्यों नहीं है। वैसे होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बारी फिर से चेक कर लूंगा। तो इसलिए आप सभी बच्चे, प्लीज सभी बच्चे टाइम से आए, टाइम से जाएं। पूरे 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे तक वेट करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कुछ डाउट है तो खुलकर डाउट पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से भी मेहनत करें। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक चर वाले समीकरण। अच्छा, अभी एक चर वाले समीकरण क्या है? तो जैसा आपको ध्यान होगा, हमने पढ़े थे एक चर वाले बीजी, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होते थे? डेफिनेशन से ही पता लग रहा था, जिस भी बहुपद में एक चर है केवल, वह होता है एक चर वाले बहुपद। अब यहाँ पर क्या है? एक चर वाले समीकरण, और उसके साथ एक और शब्द जुड़ गया है बीच में, रैखिक। तो क्या हो गया है, देखिए, हम इसको चलिए डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे मुख्य 3 शब्द हैं। सबसे पहले तो एक चर वाले हैं, उसके बाद रैखिक है, उसके बाद समीकरण है। तो क्या क्या मतलब है इनका? समीकरण का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अच्छा, ये समता का चिन्ह है ना, समता का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तब तो वह समीकरण हो जाएगा। यदि चर की घात 1 है तो वह रैखिक हो जाएगा, और यदि उसमें केवल एक ही चर है तो वह हो जाएगा एक चर वाला। तो यदि ये तीनों चीजें आ रही हैं, यानी कि केवल उसमें एक चर है, चर की घात 1 है, और दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है, यदि ये तीनों चीजें हैं, तो वह हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आया एक चर वाला, तो आप बताइए कि उसमें एक चर होना चाहिए। रैखिक है तो उसकी घात 1 होनी चाहिए चर की, और समीकरण है तो वह समीकरण तो होना ही चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं है, तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण क्या है? x-1 बराबर 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले चेक करते हैं क्या एक ही चर है क्या। तो x-1 बराबर 2, इसमें एक ही चर है केवल x। तो एक चर वाली जो हमारी कंडीशन थी वो फिलफुल हो गई है, यानी कि वो संतुष्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी?
रैखिक होना चाहिए, यानी कि चर की घात एक होनी चाहिए। तो चर क्या है यहाँ पर x, और उसकी घात क्या है एक ही है, तो इसका मतलब रैखिक भी है। और क्या समीकरण है क्या, बिल्कुल समीकरण भी है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। तो तीनों ही चीजें आ रही हैं, एक चर वाला भी है, रैखिक भी है, और समीकरण भी है। तो हम कह सकते हैं यह हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 क्या दिया गया है, y प्लस जेड बराबर 5। क्या देखेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले क्या एक चर है क्या, y और z दो चर हैं, एक चर नहीं है। तो यह क्या हुआ, अभी तक तो हुआ दो चर वाला। ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि अच्छा एक चर वाला रैखिक समीकरण तो नहीं है, क्योंकि एक चर नहीं है। अब मैं इसका नाम देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे नाम दिए जाते हैं ये देखिए, दो चर हैं y और z, तो दो चर वाला हो गया। उसके बाद y की भी घात एक है, z की भी घात एक है, यानी कि चर की अधिकतम घात एक ही है। तो इसका मतलब वह क्या है, रैखिक है। और क्या बराबर का चिन्ह है, बिल्कुल बराबर का चिन्ह है। तो हम क्या कहेंगे कि यह हमारा समीकरण भी है। तो इसका नाम क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है ना। उदाहरण के लिए अब मान लीजिए बराबर का 5 को मैं हटा देता हूं, केवल y प्लस जेड लिखा है। तो यह क्या हो जाएगा, अब ये समीकरण नहीं होगा, समीकरण को मैं काट देता हूं, हम इसे लिख देंगे बहुपद। यह हो जाएगा दो चर वाला रैखिक बहुपद। उदाहरण है बेटा, उदाहरण है, y प्लस जेड बराबर 5 आया नहीं है, उदाहरण दिया है। ठीक है ना, ऐसे ही उदाहरण दिया है। तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक चर वाले सारे रैखिक समीकरण जो है उनके देखिए, ये दोनों जो आपके एग्जाम्पल हैं, x-1 बराबर 2, और दूसरा एग्जाम्पल है 2y-3 बराबर y+7। इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और ये जो आपको दिए गए हैं ये दोनों ही आपके रैखिक समीकरण नहीं है, या फिर कहना बेटर होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें दिया है x² - 2 बराबर 7। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए। चर तो एक ही है x, चर की घात एक होनी चाहिए, यहाँ पर चर की घात दो है। तो यह कौन सा और समीकरण है क्या, समीकरण तो है। तो इसका यदि मैं नाम देना चाहूं, अच्छा थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, अभी शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो यदि मैं इसका नाम देना चाहूं तो क्या नाम दे सकता हूं, देखिए, चर की अधिकतम, चर कितना है, चर तो केवल एक है x, केवल एक ही है ना। तो हम लिख सकते हैं एक चर वाला, और ये जो चर है इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी अधिकतम घात है दो। तो एक चर वाला द्विघात, और क्या समीकरण है क्या, बिल्कुल समीकरण तो है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। तो समीकरण, तो यह हो जाएगा एक चर वाला द्विघात समीकरण। क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, नहीं, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की घात दो है। ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y प्लस जेड बराबर 5। ये अभी सॉल्व किया है, सेम वही है। यहाँ पे हमारे जो चर हैं वह दो हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दो चर वाला, और क्योंकि दोनों y और z की घात एक एक है, तो यह हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ जी, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा बताइए, आपने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है क्या। पीछे हो गया था। ठीक। अच्छा, ये क्लियर हुए क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले द्विघात समीकरण क्या होते हैं, एक चर वाले द्विघात समीकरण क्या होते हैं, कैसे नाम दिया जाता है, ये आपको पता लग गया है क्या। वाई और एन लिखकर बताइए सभी बच्चे। जिन भी बच्चों को समझ में आ गया है वो वाई लिखेंगे, जिनको कुछ भी डाउट है वो एन लिखेंगे। सर जिसमें अगर दो चर हो तो सर वो रैखिक समीकरण। अच्छा बेटा, रैखिक समीकरण की क्या परिभाषा बताई गई है, रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें चर की ओ, घात एक हो। इसमें चरों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। रैखिक समीकरण यदि देख रहे हैं तो रैखिक का मतलब है चर की घात एक। यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण देख रहे हैं तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, रटने की जरूरत ही नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो इस एक चर वाले का मतलब क्या है, जिसमें एक ही चर हो वह एक चर वाला होगा। ठीक है।
यदि किसी में दो चर हैं तो वह दो चर वाला हो जाएगा, किसी में तीन चर हैं तो वह तीन चर वाला हो जाएगा। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब है घात एक। यदि दो घात है किसी में तो वह दो घात वाला हो जाएगा, द्विघात समीकरण। किसी में तीन घात है तो वह त्रिघात हो जाएगा। और यदि किसी में बराबर का चिन्ह है तो वह समीकरण हो जाएगा। यदि किसी में बराबर का चिन्ह नहीं है तो वह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखना है। अच्छा देखिए, ऐसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि यह बताइए किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आपको यदि चीजें पता होंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा, या फिर आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि सारी चीजें मुझे क्लियरली पता है। ठीक है ना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, या फिर बहुपद है। ठीक है, तो इन सब चीजों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। चलिए, तो यह हो गया है आपके, ये दोनों आपके समीकरण, सॉरी आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ये दोनों आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। आपको बताना है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सभी बच्चे सॉल्व करें ध्यान से, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सॉल्व कर, ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करें और फिर अपना आंसर लिखेंगे। और यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, पेन पेपर की हेल्प लगती है तो हेल्प ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अभी तक। अरे वाह, क्या बात है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अभी तक, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप भी आंसर करें। अभिषेक कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप इतने लेट क्यों जुड़े हैं? अभिषेक कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप लेट क्यों जुड़े हैं? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए क्या कारण है। सर मम्मी लेट आई थी इसीलिए। ठीक, ओके, ठीक है, तो बेटा आप कल रिकॉर्डिंग देखना जरूर है ना पूरी क्लास की। चलिए आखिरी 5 सेकेंड, 5, ठीक है सर। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। यदि आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से वर्ड आते हैं? एक तो एक चर होना चाहिए, एक रैखिक होना चाहिए, और एक क्या है कि समीकरण होना चाहिए। तो देखिए एक चर किस किस में है, सबसे पहले इसे देखते हैं। एक चर, ऑप्शन ए में एक ही चर है एक्स, तो ये हो सकता है, इसे हमें चेक करना है। ऑप्शन बी में दो चर हैं एक्स और वाई, ये वैसे ही गलत हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही दो चर आ गए। ऑप्शन सी में एक्स और जेड फिर से दो चर हैं, तो ये भी गलत हो गया, दो चर हो गए। ऑप्शन डी है, इसमें भी एक ही चर है एक्स, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब हम चेक करते हैं ए और डी में से, रैखिक होना चाहिए। पहले वाला जो ऑप्शन ए है उसमें चर एक्स की घात कितनी है? एक है, यानी कि यह रैखिक भी है। ऑप्शन डी जो है, बी और सी तो होंगे ही नहीं, डी जो है उसमें चर एक्स की घात दो है, तो यह हमारा गलत हो गया। केवल ऑप्शन एक ही बचा है ए, तो इसका मतलब यही सही होगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं, क्या यह समीकरण और है क्या? समीकरण भी चेक करना है, तो बिल्कुल बराबर का चिन्ह है तो समीकरण भी है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। हाँ जी, ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69।
चलिए अभी आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन 69 का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं वैसे। अच्छी बात यह है सभी बच्चों के सही आंसर आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज मुझे ऐसा लगता है यदि लिस्ट दिखाई जाए ना आपको डेली, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स, दो बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सर। अच्छा, यदि किसी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और टाइम के लिए। ठीक है। चलिए, दो बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बच्चे शायद आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए अगली क्लास में बताएंगे वो कौन कौन बच्चे हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन 69, एक चर वाले रैखिक समीकरण ही पहचानना है। पहले देखते हैं एक चर किस किस में है। ऑप्शन ए में है क्या एक ही चर है x। ऑप्शन बी में है क्या x और y दो चर है, तो यह गलत। ऑप्शन सी में देखते हैं एक ही चर है x, तो ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी में एक ही चर है x, तो ये भी ठीक है। एक ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी। उसके बाद रैखिक, यानी किस चर की घात एक। ऑप्शन ए में क्या है, चर x है उसकी घात एक है, तो ऑप्शन ए चेक करना है। ऑप्शन बी तो गलत ही है। ऑप्शन सी में भी चर x है उसकी घात एक है, तो ऑप्शन सी भी चेक करना है। ऑप्शन डी में चर की घात दो है, तो यह भी गलत हो गया। तो डी और डी ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद चेक करना है समीकरण, कि समीकरण कौन सा है। ऑप्शन ए और सी में से चेक करेंगे। ऑप्शन ए में है ही नहीं कहीं बराबर का चिन्ह, तो यह गलत हो गया। ऑप्शन सी में है बराबर का चिन्ह, तो यह सही हो गया। इसमें तीनों टिक हो गए, तो यह हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें क्वेश्चन नंबर 70। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। बहुत बच्चे गलती करेंगे, ध्यान से सॉल्व करें। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है आपको। अच्छा, जिन बच्चों ने जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया ना तुरंत, उनका गलत हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप चाहे थोड़े से सेकंड, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आंसर सही हो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जिनको लग रहा है ना जल्दबाजी में कर दिया, गलत हो सकता है, वो एक बार दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। बेटा आप भी आंसर कर दें यदि करना है तो जल्दी से। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंसर कर नहीं रहे हैं, दो बच्चे। अरे वाह, इस बार तो आंसर आ गया है, क्या बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चे का आंसर बाकी है। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4,
3 2 1 टाइम्स। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, एक ही स्टूडेंट है, तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, दो ही तरह के आंसर आए हैं, तो मैं दो डायरेक्ट उन्हीं ऑप्शन के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन बी तो गलत है, क्योंकि आपके तीन चर हैं एक्स वाई जेड, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि चर की घात 2 है, एक्स की घात 2 हो गई है, तो यह रैखिक तो नहीं है, तो यह भी गलत है। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए भी आंसर किया है। ऑप्शन ए कैसे आंसर होगा बेटा, देखिए इसमें चर भी दो हैं वाई और जेड, और घात भी 2 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सबसे ज्यादा गलत ऑप्शन ही ये है, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी बचा आपका, यह सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे हो सकता है इसमें ये कंफ्यूज हो कि सर इसमें तो दो चर हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। दो चर नहीं है, चर तो एक ही है। चर दो बार आया है, चाहे कितनी भी बार आए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। चर है तो एक ही, दोनों में ही एक्स तो है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ऐसे लिख कर दिया जाए 3x प्लस 2x प्लस 5 माइनस 7 बराबर 5x माइनस 3 प्लस 2x। तो क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बिल्कुल, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर की घात एक है, चर भी एक ही है x। एक बार नहीं बोला है, केवल एक चर बोला है, चाहे कितनी भी बार यूज हो। ठीक है, और समीकरण तो है, बराबर का चिन्ह है, तो यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई भी डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास को रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ाई करके आना। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय।